नमस्ते बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रकाश पार्ट फर्स्ट में हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया, विवर्तन के बारे में अध्ययन किया, इसके अलावा अपन ने प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन किया और जो अपने कक्षा 10th का मेजर टॉपिक है परावर्तन, उसको स्टार्ट किया था। परावर्तन की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, परावर्तन के प्रकार पढ़े और परावर्तन के नियम पढ़े थे। इन सबको पढ़ने के बाद में हम आएंगे एक नए टॉपिक पर, जो टॉपिक है दर्पण या मिरर के नाम से जाना जाता है। ये जो मिरर या दर्पण है अपने पास में, दर्पण परावर्तन के घटनाक्रम पर आधारित होगा। दर्पण किस घटनाक्रम पर आधारित होगा बच्चों? परावर्तन के घटनाक्रम पर आधारित होगा। हम यहाँ पर जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली संपन्न करता है। तो बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं दर्पण के बारे में और दर्पण अपना आधा चैप्टर कवर करेगा। कक्षा 10th में जो 9th चैप्टर प्रकाश, 9वां चैप्टर प्रकाश, उसका आधा चैप्टर परावर्तन के घटनाक्रम पर आधारित है और मुख्य रूप से दर्पण पर ही फोकस किया गया है। देखो बेटा, आप पढ़ते हैं दर्पण। आज टॉपिक क्या था अपने पास में? दर्पण। दर्पण के बारे में पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में दर्पण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिरर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मिरर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बेटा बात यह आती है कि दर्पण कहते किससे हैं। सामान्य तरीके से तो अपन जानते हैं भाई, जिस शीशे में अपन शक्ल देखते हैं या कोई गोलाकार आकृति लिए होते हैं, उसको हम दर्पण के नाम से जानते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी दर्पण की? तो देखो बेटा, अपने पास में कोई भी समतल कांच है, कोई भी समतल कांच है या अपने पास में कोई भी वक्रित कांच है, कोई भी समतल कांच है या कोई भी अपने पास में वक्रित कांच है, समतल शीशा या वक्रित शीशा भी बोल सकते हैं। हमारे पास में समतल कांच है और इस समतल कांच के एक पृष्ठ पर हमने रजत पॉलिश कर दी। क्या कर दी? इस पर हमने रजत पॉलिश। ये क्या कर दी बेटा? रजत पॉलिश कर दी हमने। यह इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते, गोली है या वक्रित कांच है, इसके एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर देते हैं। तो बेटा क्या होगा? कोई भी समतल शीशा है अपने पास में या वक्रित शीशा है अपने पास में, या बोल सकते हैं समतल कांच की कोई पट्टिका है या वक्रित कांच है अपने पास में, उसके एक पृष्ठ पर हमने रजत पॉलिश कर दी। अभी रजत पॉलिश के बारे में भी पढ़ेंगे। हम तो इतना समझते हैं, हमने रजत पॉलिश कर दी। रजत पॉलिश करने के बाद में क्या होगा कि इसका जो दूसरा पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इधर वाले पृष्ठ पर तो हमने रजत पॉलिश कर दी, जैसे इधर वाले पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी, तो इसका जो दूसरा वाला पृष्ठ है, ये माना इधर पृष्ठ, ये नंबर 1 और ये इधर दूसरा पृष्ठ, ये जो दूसरा वाला पृष्ठ है, ये दूसरा वाला पृष्ठ परावर्तन का घटनाक्रम संपन्न करता है या परावर्तन की घटना घटित करता है। तो इस प्रकार जो संरचना निर्मित हो रही है, इस संरचना को ये अपन दर्पण कहते हैं। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पर आती है। तो समझने की बात हुई कि समतल कांच की पट्टिका ली या कोई वक्रित कांच की पट्टिका है, उसके एक पृष्ठ पर अपन ने रजत पॉलिश कर दी, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी दर्पण की? कि जब हम समतल या वक्रित कांच लेते हैं, जब हम समतल या वक्रित कांच की कोई भी पट्टिका ले रहे हैं और उसके एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर देते हैं, तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है या परावर्तनिक घटना घटित करता है। इस प्रकार निर्मित संरचना को दर्पण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार निर्मित संरचना को किस नाम जानते हैं? दर्पण के नाम से जानते हैं। ये तो भी दर्पण की परिभाषा। अब हम बात पर आते हैं। हमारे पास में एक शब्द आया था कि साहब रजत पॉलिश। क्या शब्द आया था बेटा? रजत पॉलिश। कि ये रजत पॉलिश किसे कहते हैं? रजत पॉलिश किसे कहते हैं? देखो बेटा, हमने देखा होगा
कि कोई भी हमारे घर में छोटे छोटे मिरर काम में लेते हैं, हम छोटे छोटे दर्पण काम में लेते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए। जब हम उसको पीछे से खरोचते हैं, सबसे पहले तो पीछे हमको रेड कलर दिखाई दे सकता है, हरा कलर दिखाई दे सकता है, विभिन्न प्रकार के पीछे कलर दिखाई दे सकते हैं। जब उन कलर्स को हम किसी भी कठोर माध्यम से कुचलने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर एक चमकीला सा पदार्थ निकलता है, तो वो चमकीला सा पदार्थ निकलता है, वही रजत पॉलिश है। वही क्या है? रजत पॉलिश है। वो चमकीला बना हुआ है, इसका मतलब रजत पॉलिश किसकी बनी हुई है? देखो रजत पॉलिश क्या होती है? रजत पॉलिश देखो बेटा, रजत पॉलिश क्या होगी? चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश को किस नाम से जानते हैं बेटा? रजत पॉलिश के नाम से जानते हैं। दूसरी बात दिमाग में आती है कि साहब चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश, कोई भी प्लेन शीशा है जिसमें से हम आर पार देख सक रहे हैं, उसके एक पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं? हम चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर रहे हैं, और उस चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश को किस नाम से जान रहे हैं? रजत पॉलिश के नाम से जान रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि साहब जब चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की है तो वो तो चमकीली होनी चाहिए, फिर पीछे तो रेड कलर दिखाई देता है या फिर देखिए हम ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो बेटा क्या होगा? पहले चांदी या एल्यूमिनियम की चमकीली पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर रेड ऑक्साइड कर दिया जाता है या अन्य कोई कलर कर दिया जाता है। मुख्य बिंदु पर आते हैं कि साहब रजत पॉलिश क्या है? चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश को रजत पॉलिश के नाम से जानते हैं। तो बेटा बात समझ में आई? एक बार और देख लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रजत पॉलिश से क्या अभिप्राय है या रजत पॉलिश किसे कहते हैं। तो बेटा चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश क्या कहलाती है? रजत पॉलिश। चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश किस नाम से जानी जाती है? रजत पॉलिश के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि साहब चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश ही क्यों की गई? और किसी भी धातु की पॉलिश की जा सकती थी, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश ही क्यों की गई? अन्य धातु की पॉलिश क्यों नहीं की गई? देखो बेटा, चांदी या एल्यूमिनियम चमकीली है। चांदी या एल्यूमिनियम क्या है? चमकीले पदार्थ के रूप में। उससे होगा क्या कि जैसे यहां पर रजत पॉलिश कर दी अपन ने और यहां पर प्रकाश किरण पुंज आकर के गिर रहा है, कोई भी प्रकाश किरण पुंज आकर के गिर रहा है, तो चमकीली पॉलिश से क्या होगा कि जितना भी प्रकाश इसमें प्रवेश कर रहा है, इस पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है, उतना ही प्रकाश बाहर निकल आता है, यानी कि चांदी या जो एल्यूमिनियम की पॉलिश होगी जिसे हम रजत पॉलिश के नाम से जान रहे हैं, उसके द्वारा जो प्रकाश किरण पुंज पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, उस प्रकाश किरण पुंज में से बिल्कुल भी प्रकाश या बिल्कुल अत्यंत कम मात्रा में प्रकाश का एब्जॉर्वेशन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, पूरे के पूरे प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है। तो इसलिए चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है। और इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? रजत पॉलिश के नाम से जानते हैं। ये थी अपने रजत पॉलिश। रजत पॉलिश किसकी की गई? चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश को रजत पॉलिश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है अपने पास में दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार। सबसे पहले बात आती है बेटा अपने पास में कि साहब दर्पण के प्रकार, दर्पणों को जितने भी भागों में विभाजित किया जा रहा है, या जैसे मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर दर्पणों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक होगा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और नंबर दो होगा बेटा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। बात यहां से ये निकल करके आती है साहब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, लेकिन ये प्रकार किस आधार पर हैं?
दो प्रकारों में विभाजित किया गया दर्पण को। किस आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया गया? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया था कि साहब जिस भी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश की जा रही है या चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश की जा रही है, वो शीशा कैसा हो सकता है? या तो समतल हो सकता है, या कोई भी खोखला गोला है उस गोले में से काट लिया तो वो कैसा हो सकता है? वक्रित हो सकता है। कैसा हो सकता है? वक्रित हो सकता है। या तो सीधे प्लेन शीशा हो सकता है, समतल हो सकता है, कैसा हो सकते हैं? वक्रित हो सकते हैं। और देखो बेटा, इसी आधार पर यानी कि ये समतल और ये कैसा हो गया? वक्रित या गोलीय। ये कैसा है? पृष्ठ वक्रित या गोलीय। अब दोनों में क्या देखेंगे हम कि इसमें परावर्तक पॉलिश कर दिया हमने, तो इसमें ये परावर्तक पृष्ठ बन गया, इधर परावर्तक पृष्ठ बन गया। यानी कोई भी प्रकाश किरण पुंज इस पर गिरेगा तो ही परावर्तन का कार्य होगा। इधर तो पॉलिश हो रही है तो ये तो परावर्तन कार्य करेगा नहीं। इसमें जैसे इस पर अपन ने पॉलिश कर दी, उभे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, तो ये जो अंदर धसा हुआ पृष्ठ है वही परावर्तन का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। तो देखो बेटा, जब परावर्तक पृष्ठ प्लेन है, समतल है और गोलीय है, इस आधार पर ही, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ही प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करने वाले पृष्ठ के आधार पर ही अपन ने दर्पणों को कितने प्रकारों में विभाजित किया? दो प्रकारों में विभाजित किया। अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। और परावर्तक पृष्ठ वक्रित है तो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण। दोबारा समझते हैं, डेफिनेशन निकल करके आती है। पहले तो आती है कि दर्पण के प्रकार किस आधार पर, दर्पण के प्रकार या दर्पण को विभाजित किस आधार पर किया हमने? दर्पण को विभाजित उसके परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पणों को दो भागों में बांटा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये तो किस आधार पर बेटा? परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। अब बात है समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बेटा? समतल। जैसे ये दे रखा है एग्जाम्पल, परावर्तक पृष्ठ कैसा है? यानी कि प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करने वाला पृष्ठ कैसा है? समतल है, एकदम प्लेन है, एकदम क्या है? समतल है। तो ये दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। और यदि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो या वक्रित हो? कैसा हो? गोलीय या कैसा हो? वक्रित। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। गोलीय या वक्रित हो तो दर्पण क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। अब गोलीय में देखो, ये पीछे पॉलिश करेंगे, बाहर उभरे हुए भाग के पॉलिश करेंगे तो परावर्तन का काम अंदर वाला पृष्ठ करेगा। और यदि हमने अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी तो परावर्तन का कार्य कौन सा भाग करेगा? बाहर वाला करेगा। लेकिन ये भी गोलीय है और ये भी क्या है? गोलीय है। तो इस आधार पर क्या बताया अपन ने कि जब परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो या वक्रित हो तो दर्पण क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। अब इसमें हम सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में चर्चाएं करेंगे। किसके बारे में चर्चा करते हैं? समतल दर्पण के बारे में। पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको, दर्पण के प्रकार किस आधार पर हैं? दर्पण के प्रकार किस आधार पर हैं? परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो दर्पण क्या कहलाएगा बेटा? समतल दर्पण। और यदि परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो दर्पण क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। सबसे पहले आ रहे हैं पर समतल दर्पण। तो किस पर आ रहे हैं? समतल दर्पण। किस पर आ रहे हैं बेटा? समतल दर्पण। अच्छे से समझना बेटा, अच्छे से समझना है। समतल दर्पण में अब सब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? समतल दर्पण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए।
समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो समतल दर्पण की डेफिनेशन तो बेटा पढ़ी अपन ने। समतल दर्पण की परिभाषा क्या पढ़ी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। समतल दर्पण की परिभाषा क्या पढ़ी अपन ने, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होता है बेटा समतल दर्पण, जैसे हाथ में शीशा है और अपन सूर्य के सामने फोकस बनाते हैं, तो एक तरफ तो चमकीला पृष्ठ है जिससे फोकस बन रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिश किया हुआ भाग होता है जिसको सूर्य के सामने करेंगे हम तो कोई उससे फोकस नहीं बनेगा। तो जिधर वाला भाग फोकस बना रहे हैं वो परावर्तक पृष्ठ है। वो कैसे है, परावर्तक पृष्ठ है। और दूसरी तरफ का भाग कैसा है, पॉलिश किया हुआ भाग है, जिस पर परावर्तक पॉलिश हो रही है। जिस पर क्या हो रही है, परावर्तक पॉलिश, जिसको हम बोल रहे हैं रजत पॉलिश हो रही है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। कैसा हो, समतल हो। क्या कहलाता है, समतल दर्पण। इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं इसमें अपन, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, यह क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं या समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहली बात आती है बेटा, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब बात तो ये भी अधिक सा भी प्रतिबिंब क्या है, आपने ये तो लिखवा दिया समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। देखो बेटा, हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं, हमारा जो चित्र दिखाई दे रहा है, प्रकाश की किरणों में परावर्तन के घटनाक्रम के फलस्वरूप जो वस्तु का प्रारूप जो दिखाई दे रहा है हमको, वो क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन मिरर के सामने खड़े हुए हैं, मिरर में अपना जैसा एक व्यक्ति और दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है बेटा। वो क्या हमारा प्रतिबिंब है। यहां पहले विशेषता की बात करते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या विशेषता हुई, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा, आभासी होता है। अब देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी, इस चीज की डिटेल तो अपन जब इसके गोले दर्पण में चलेंगे और 2 4 5 प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, उसके बाद में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बता देता हूं, आभासी प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रतिबिंब जो बन रहा है, किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बन रहा है और उस प्रतिबिंब को जब हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं कि इस वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाएगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। यानी कि जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाएगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रतिबिंब क्या होगा, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और अपन आभासी कर सकते हैं, अपन बनने वाले प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। दूसरी बात करें, नंबर 2, बनने वाला प्रतिबिंब में सीधा होता है। सीधा व वस्तु के समान होता है। वस्तु के समान होता है। यह बात तो समझ में आ रही होगी बेटा, यह बात तो समझ में आ रही होगी कि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के समान होता है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, वस्तु के समान होता है। समतल दर्पण के सामने यदि हम खड़े हुए हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, जिस प्रकार से अपन खड़े हुए हैं उसी प्रकार से पैर नीचे और सिर ऊपर उसमें दिखाई देता है। ठीक है, और वस्तु के समान होता है। जैसी वस्तु होती है, जैसा अपने पास पेन है उसको सामने करें वैसा ही दिखाई देगा, जैसे हम है वैसा ही दिखा देगा। जो भी कोई वस्तु उसके सामने है वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है बेटा, सीधा व वस्तु के समान होता है। तीसरी विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता की बात करें तो यह भी बहुत अच्छे से हमारे समझ में आती है। यह भी बहुत अच्छे से हमारे समझ में आती है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है, दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर
प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दर्पण के सामने बेटा, दर्पण के सामने यानी कि एक तरह से ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसको बिठाते हैं अपन, ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने यहां कोई वस्तु स्थित है, यहां कोई वस्तु स्थित है, तो इसके पीछे ठीक उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी कि 1 मीटर पर है तो इसके पीछे भी कितनी दूरी पर दिखाई देगा, 1 मीटर पर ही दिखाई देगा। और ऐसा हम देख भी सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। हम जैसे हाथ शीशे से इतनी दूरी पर है तो हमको देखने पर ऐसा लगता है अंदर, ठीक उतनी ही दूरी पर हमको अंदर की ओर दिखाई देता है, यानी कि उसके पीछे दिखाई देता है। पीछे की ओर हम हटते जा रहे हैं, समतल दर्पण से पीछे हटते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी उसमें पीछे की ओर हटता हुआ दिखाई देता है। और नजदीक आते जाते हैं तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो उसके पीछे बन रहे हैं वो भी नजदीक आता जाता है। और जैसे हमने समतल दर्पण पर हाथ रख दिया तो अंदर से प्रतिबिंब उस पर हाथ रख देता है। तो समझने की बात यह है बेटा यहाँ पर कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु स्थित होती है, बिंब स्थित होता है, ठीक उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे दर्पण के सामने यदि 1 मीटर की दूरी पर वस्तु या बिंब स्थित है तो दर्पण के पीछे भी 1 मीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो जितनी दूरी पर वस्तु है बेटा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चौथी विशेषता की बात करें, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। देखो बेटा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। इंपॉर्टेंट बात, पार्श्व परावर्तित होता है। एक अपने पास डेफिनेशन आती है पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन। और ये पार्श्व परावर्तित होता है, ये एक तरह से पार्श्व परावर्तन से निकल कर आया। किससे निकल कर गया है, पार्श्व परावर्तन से। इसका मतलब यह हुआ कि साहब ये पार्श्व परावर्तन क्या है, पार्श्व परावर्तन क्या है। देखो बेटा हम एक विशेषता और देखते हैं, समतल दर्पण के सामने यदि हम खड़े हुए हैं तो समतल दर्पण में जैसे इस हाथ में, मैं आपके सामने इस हाथ में पेन उठा रहा हूं तो वो कोई ये मेरे बाएं हाथ में है, कौन से हाथ है, मेरे बाएं हाथ में। लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देख रहे हैं उसके कौन से हाथ में होगा, इधर देखता हुआ होगा, इस हाथ में होगा। किस हाथ में होगा, इस हाथ में। ये कौन सा हाथ है मेरा, अब इधर देख रहा हूं तो ये दायां हाथ है। कौन सा है, दायां हाथ है। इस तरह से यदि मेरे पास में बाएं हाथ में ये पेन स्थित है, इस तरह से खड़ा हूं दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, बाएं हाथ में मेरे पेन स्थित है और उस तरफ देखो उसमें, तो उसके कौन से हाथ में दिखाई देगा, ये दाएं हाथ में। इधर देखता रहेगा मेरी तरफ तो किस हाथ में रहेगा, दाएं हाथ में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु स्थित है उसका जो समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है उस प्रतिबिंब की क्या विशेषता होगी कि किसी भी बिंब या वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई देता है और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा, समतल दर्पण के सामने जो वस्तु स्थित है उस वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है और उस वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, बायां भाग होता है। यह घटनाक्रम क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। और इस चीज को एक सिंपल तरीके से और देख सकते हो बेटा, जैसे अपन पी लिख करके, जैसे पी किसी कागज पर लिख करके मिरर के सामने कर रहे हैं, समतल दर्पण के सामने कर रहे हैं, तो वहां क्या दिखाई देगा बेटा, ये क्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्यू दिखाई देगा, क्योंकि इसका दायां भाग, इसका बायां भाग इसका दायां हो जाएगा और दायां भाग क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा चौथी विशेषता क्या हुई,
पार्श्व और परावर्तित होता है। क्या होता है? पार्श्व और परावर्तित होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समतल दर्पण की विशेषताओं में क्या देखा अपन ने? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है बेटा? आभासी होता है, यानी कि बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल आभास किया जा सकता है। हालांकि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अपन अंतर पढ़ेंगे और उसकी बहुत सारी विशेषताएं पढ़ेंगे आगे चलकर। या केवल अपने को यह समझना कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है कि वस्तु के समान और कोई वस्तु भी दिखाई दे रही है। सीधा व वस्तु के समान होता है। हम समझते हैं बनने वाला प्रतिबिंब इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम खड़े हुए हैं वैसे ही व्यक्ति सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, सीधा होता है और वस्तु के समान होता है। जैसी वस्तु होती है वैसा हमको दिखाई देता है। तीसरी विशेषता हमने पढ़ी थी कि जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने वस्तु स्थित होती है, ठीक उतनी दूरी पर समतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता थी बेटा, पार्श्व परावर्तित होता है, यानी कि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये सारी विशेषता किसकी थी? समतल दर्पण की विशेषताएं। ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में अनेक बार पूछा जा चुका है। एग्जामों में, बोर्ड के एग्जाम में अनेक बार पूछा जा चुका है, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण की कोई तीन, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कोई तीन विशेषताएं बताइए या विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन अनेक बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते बेटा अपन। नेक्स्ट आता है अपने पास ये समतल दर्पण और समतल दर्पण की विशेषता थी। नेक्स्ट आ रही गोलीय दर्पण। क्या आता है नेक्स्ट बेटा? गोलीय दर्पण। जैसा नाम है, जैसा बेटा नाम है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि गोलाकार होगा, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा या वक्रित होगा। देखो बेटा ऐसे दर्पण कैसे बनाते हैं कि अपने पास में ये कोई कांच का खोखला गोला है, ये कांच का खोखला गोला है, यहां से अपन ने काट लिया ये भाग काट करके अलग कर लिया, काट करके अलग कर लिया। यहां बेटा बहुत ही सुंदर तरीके से समझना है अपने को, बहुत ही बारीकी से समझना है। क्या बात समझनी है? और वो बात जो यहां समझ में आ जाती है तो आपके दर्पण में भी काम देगी और वो आपके लेंस में भी काम देगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दर्पण और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ बहुत ही बारीकी से ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है बेटा? कि ये कोई कांच का खोखला गोला था, कांच का खोखला गोला था, दिख रहा है अपने कांच का खोखला गोला। इस भाग को काटा और काट करके ये भाग अपन ने अलग कर लिया। ठीक है, अब ये भाग जो अलग कर लिया, इस भाग में क्या क्या विशेषताएं होगी कि जो अंदर की ओर वक्रित है, जो भाग अंदर की ओर वक्रित है, ये भाग कहलाता है अवतल भाग। क्या कहलाता है बेटा? अवतल भाग। और जो ये बाहर की ओर वक्रित है, ये भाग क्या कहलाता है बेटा? उत्तल भाग। क्या कहलाता है? उत्तल भाग। दोबारा से देखो बेटा, अपन ने ये भाग काटा है, ऐसे ये कांच का खोखला गोला था, इस कांच के खोखले गोले में से ये भाग काटा, काट करके ये भाग अलग कर लिया अपन ने। अब इस अलग किए हुए भाग में जैसे इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है, यानी कि ये भाग इस प्रकार से अपने पास अंदर की ओर वक्रित है। तो अंदर की ओर वक्रित भाग तो क्या कहलाता है? अवतल भाग कहलाता है। और बाहर की ओर वक्रित भाग क्या कहलाता है बेटा? उत्तल भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल भाग कहलाता है। अब देखो इस भाग में एक पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे अपन, या तो बाहर की ओर यानी कि उत्तल भाग पर पॉलिश करें, या किस भाग पर पॉलिश करें बेटा? अवतल भाग पर पॉलिश करें। तो देखो पॉलिश करेंगे तो क्या विशेषता होगी कि इस प्रकार से अपने पास में दर्पण प्राप्त हो सकते हैं कि ये हमने बाहर के भाग पर पॉलिश कर दी, बाहर की ओर वक्रित भाग पर पॉलिश कर दी, और ये हमने अंदर की ओर वक्रित भाग पर पॉलिश कर दी। इसमें हमने बाहर की ओर वक्रित भाग पर पॉलिश कर दी, यानी कि उत्तल भाग पर पॉलिश कर दी, और इसमें हमने अंदर की ओर वक्रित भाग पर पॉलिश कर दी, यानी कि अवतल भाग पर पॉलिश कर दी। तो बेटा जिस भाग पर हमने पॉलिश कर दी, यहां पर हो चाहे यहां पर हो, जिस भाग पर हमने पॉलिश कर दी
तो वो भाग तो फोकस बनाने का काम करेगा नहीं, यानी कि उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो उसमें से तो कोई प्रकाश निकल करके जाएगा नहीं कि सूर्य के सामने उसको किया पुलिस वाले भाग को। तो हम देखते हैं इस प्रकार से किसी प्रकार के फोकस का एक किरण पुंज उसमें से नहीं निकलती है। इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ का कार्य कौन से भाग करें, इसमें तो ये अंदर धसा हुआ कर रहे हैं और इसमें बाहर उभरा हुआ करेगा, यानी फोकस बनाने का काम कौन सा भाग करेगा, इसमें अंदर धसा हुआ भाग करेगा और इसमें बाहर की ओर वक्रित भाग करता है। अब देखो बेटा, समतल दर्पण में तो हमने देखा था कि समतल कांच की पट्टिका थी, इसके चाहे इधर पॉलिश करो और चाहे इधर पॉलिश करो, इसके तो दोनों भाग समान है, इसके तो दोनों भाग समान है। इधर पॉलिश करेंगे तो भी परावर्तक पृष्ठ समतल ही होगा, इधर पॉलिश करेंगे तो भी परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल ही होगा। इसलिए इसका तो समतल के कोई प्रकार नहीं था, समतल दर्पण एक ही प्रकार का था, समतल दर्पण। लेकिन यहां देखो, यहां प्रश्न बदल रहे हैं। यहां बेटा एक अवतल भाग, उत्तल भाग और एक क्या है, अवतल भाग है। इस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे कि परावर्तक पृष्ठ के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ के आधार पर पहले दर्पण दो प्रकार के थे, परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण और गोलीय है तो गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय में भी गोलीय पृष्ठ भी दो तरह के हैं, एक तो उत्तल है और एक कौन सा है, अवतल है। इस आधार पर बेटा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। कैसे कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। अब देखो बेटा इसमें देखते हैं हम, बाहर की ओर वक्रित भाग की हमने पॉलिश कर दी तो परावर्तन का कार्य कौन सा भाग करेगा, अंदर की ओर वक्रित। कौन सा भाग करेगा बेटा, अंदर की ओर वक्रित। और अंदर की ओर वक्रित भाग को क्या बोल रहे हैं, अवतल भाग। इसका मतलब बेटा दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या नाम हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब इसमें देखो बेटा, इसमें हमने अंदर की ओर वक्रित जो भाग है उस पर तो कर दी पॉलिश, इसका मतलब परावर्तक पृष्ठ का कार्य कौन सा भाग करेगा, कौन सा भाग करेगा, उत्तल भाग। बाहर की ओर उभरा हुआ क्या बोलेंगे बेटा इसको, उत्तल दर्पण। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, यह वक्रित भाग काटा हमने, कांच के खोखले गोले में से एक भाग काटा, काट करके हमने ये भाग अलग कर लिया वक्रित भाग। इस वक्रित भाग में बाहर की ओर उभरा हुआ भाग उत्तल भाग, अंदर की ओर उभरा हुआ भाग, अंदर की ओर उभरा हुआ, अंदर की ओर वलित भाग या वक्रित भाग, अवतल भाग। हमने दो प्रकारों में, या तो इसके बाहर पॉलिश करेंगे या इसके अंदर पॉलिश करेंगे। यदि बाहर पॉलिश करते हैं तो अंदर की ओर वक्रित भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, और यदि अंदर की ओर पॉलिश करते हैं तो बाहर की ओर वक्रित भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। यानी कि अंदर की ओर वक्रित भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तन का कार्य कौन सा भाग कर रहे हैं, अवतल भाग कर रहा है, इसलिए दर्पण का नाम भी क्या, अवतल दर्पण। और इसमें क्या बेटा, उत्तल भाग पर, अवतल भाग पर तो हमने कर दी पॉलिश, तो परावर्तन कार्य कौन सा भाग कर रहे हैं, या परावर्तक पृष्ठ के रूप में कौन सा भाग काम कर रहे हैं, बाहर की ओर उभरा हुआ, और बाहर की ओर उभरे हुआ भाग क्या बोलते हैं, उत्तल भाग। तो दर्पण का नाम बेटा क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब आते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन, किस पर आते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन। बात समझ में आ गई सारी, बात समझ में आ गई सारी, तो डेफिनेशन पर आते हैं साहब, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बेटा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। क्या होगी सिंपल डेफिनेशन, देखो, वह गोलीय दर्पण, भाई गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, दोनों दोनों किसके प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यह हुई इसकी डेफिनेशन। और भी सिंपल परिभाषा पर आती है, और भी सिंपल परिभाषा पर आती है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल होता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा होता है, कैसा है, उत्तल है, परावर्तक पृष्ठ उत्तल होता है, तो ऐसा गोलीय दर्पण बेटा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आई बात बेटा यहां तक समझ में? मेरे को उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, दर्पण के प्रकार भी समझ में आएंगे, बातें समझ में आई होंगी। एक बात बेटा और निकल करके आ रही है यहां से, एक बात और निकल करके आई। अपन ने गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नंबर एक
अवतल दर्पण, नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर 2 उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखो बेटा गोलीय दर्पण के प्रकार हुए अपने पास में, नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। देखो लेकिन बेटा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण, और उत्तल को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोला बेटा, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण क्या बोला, अपसारी दर्पण। क्या बोला बेटा, अपसारी दर्पण। अब यह बात आती है अपने पास में कि साहब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण तो डेफिनेशन तो पढ़ ली कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब यह दूसरा क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखो बेटा पहले अपन बात करते हैं, पहले क्या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये बना दिया अपन ने अवतल दर्पण, क्या बना दिया बेटा, अवतल दर्पण। ये उत्तल भाग पर पॉलिश कर दी, परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। बेटा इसके बीचों बीच में एक रेखा मान, अभी डेफिनेशन आएंगी, अभी इस टॉपिक के बाद में परिभाषाएं आएंगी, सारी परिभाषाएं आएंगी, वहां बात समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां समझने के लिए थोड़ा सा करते हैं अपन, इसके बीचों बीच में एक रेखा मानते हैं, एक काल्पनिक रेखा मान रहे हैं इसके बीचों बीच में, और इस बीचों बीच की वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इस काल्पनिक रेखा को किस नाम जानते हैं बेटा, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा होगा क्या कि इधर कोई प्रकाश स्रोत है, इधर क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश की किरणें जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो ये कौन सा दर्पण अपने पास में पहचान गए होंगे आप, कौन सा, अवतल। क्यों है अवतल, क्योंकि उत्तल पर तो पॉलिश हो रही है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा, अवतल, तो दर्पण का नाम अवतल दर्पण। ये अपन ने क्या माने, बीचों बीच में एक मुख्य अक्ष, क्या माने, एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके इस टॉपिक के बाद में परिभाषा यही सारी की सारी वहां पढ़ेंगे। ये मुख्य अक्ष, बीचों बीच वाली रेखा क्या होगा बेटा, मुख्य अक्ष। अब देखो बेटा जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर चलकर, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के बराबर बराबर जितनी भी रेखाएं जा रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर जाकर गिर रही हैं। आपतित होने का मतलब स्रोत से आ रही हैं और पृष्ठ पर जाकर के गिर रही हैं, टकरा रही हैं उससे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, सारी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, सारी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तो ये जब मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि अवतल दर्पण से जाकर टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात जो इससे परावर्तित किरणें निकलेंगी वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। ये बेटा मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरेंगी, ये सबकी ये विशेषता होगी। जितने भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर चल करके अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, अवतल दर्पण पर जाकर के टकराती हैं, तो बेटा उन सबकी क्या विशेषता होगी, यहां टकराएंगी जाकर के, यहां परावर्तन की घटना होगी, यहां क्या होगी, परावर्तन की घटना होगी। तो परावर्तित किरणें जितने भी निकलेंगी वो कहां से गुजरेंगी बेटा, मुख्य अक्ष से एक बिंदु से गुजरती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन पर आ रही हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसीलिए इस दर्पण की क्या विशेषता हुई कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर चल करके आती हैं, अवतल दर्पण पर टकराती हैं, तो इस दर्पण के द्वारा उन सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया जाता है। और बेटा इकट्ठा करना मतलब अभिसारित करना, अभिसारित
अभिसारित करना, इकट्ठा करना का मतलब क्या हो गया? अभिसारित करना। एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? अभिसारित कर रहे हैं। और अभिसारित करेंगे तो दर्पण का नाम क्या होगा? अभिसारी दर्पण। क्या नाम होगा बेटा? अभिसारी दर्पण। सिंपल डेफिनेशन देते हैं यदि अपन, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो वो उन प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कार्य देता है या एक बिंदु पर अभिसारित कार्य देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ठीक इसी प्रकार से डेफिनेशन आएगी लेकिन विपरीत आएगी। डेफिनेशन इसी प्रकार से आएगी लेकिन विपरीत आएगी। ये क्या बना दिया अपन ने बेटा? ये तो कोई कांच की खोखले गोले में से कांच काट करके निकाल लिया अपन ने, ये कांच काट करके अलग कर लिया, शीशा अलग कर लिया। अब अपने को उत्तल दर्पण बनाना है तो कौन से पृष्ठ पर पॉलिश करें? अंदर की ओर वक्रित भाग पर। अंदर की ओर वक्रित भाग पर पॉलिश कर दिए तो जो बाहर की ओर वक्रित भाग है, ये जो बाहर की ओर वक्रित भाग है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? परावर्तक पृष्ठ की तरह। तो निर्मित दर्पण क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये मान लिया अपन ने मुख्य अक्ष। ये क्या मान लिया बेटा? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब देखो बेटा, वही जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर इस पर आपतित हो रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाकर इस पर टकराई और ये मुख्य अक्ष के समांतर चलकर इस पर आपतित हो रही है, तो बेटा इसकी क्या विशेषता होगी? हमने देखा था अवतल के द्वारा तो एक बिंदु पर मिला दिया गया था कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो अवतल दर्पण तो परावर्तन के पश्चात जो किरणें निकलती हैं उससे उनको एक जगह इकट्ठी कार्य देता है, इसलिए उसको तो अभिसारी बोला अपन ने। ये क्या करता है बेटा? ये इन प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला देता है। क्या करता है? ऐसा लगता है जैसे पीछे से आ रही है, ऐसा लगता है ये किरण कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से इसको इधर फैला देता है, ठीक उसी प्रकार से इसको इधर फैला देता है, इसको इधर फैला देता है। यानी कि ये ऐसा लगता है ये जो किरणें हैं, ये जो परावर्तित किरणें आई हैं, परावर्तन इकट्ठा हुई है और ये जो परावर्तित किरणें निकली हैं, ऐसा लग रहा है किरण पीछे से आ रही है कहीं से। क्या लग रहा है बेटा? कहां से आ रही है? जैसे पीछे से किसी बिंदु से आ रही है ये। यानी कि मुख्य रूप से डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या होगी कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर चलकर प्रकाश की किरणें, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलकर प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के द्वारा उन्हें दूर दूर फैला दिया जाता है। दूर दूर फैलाने का मतलब या फैलाने का मतलब अपसारित करना। फैलाने का मतलब है फैलाना यानी कि अपसारित करना। अपसारित करना। तो ये उत्तल दर्पण क्या करता है? इन किरणों को जो मुख्य अक्ष से समांतर चलकर आई हैं, आपतित किरणें हैं, ये सारी क्या हैं? आपतित किरणें यहां टकरा रही हैं, विभिन्न बिंदुओं पर टकरा रही हैं और ये जो किरणें निकल रही हैं परावर्तित किरणें। कौन सी किरणें निकल रही हैं? परावर्तित किरणें। तो ये दूर दूर फैला देता है और जब दूर दूर फैला देता है इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से समांतर चलकर स्वयं पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात दूर दूर फैला देता है, अपसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये थे बेटा अपने पास में विभिन्न प्रकार के, आज अपन ने दर्पण की डेफिनेशन पढ़ी, दर्पण के प्रकार पढ़े कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ये पृष्ठ के आधार पर होते हैं। समतल पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ समतल है तो दर्पण समतल दर्पण, और परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो दर्पण गोलीय दर्पण। इसके बाद अपन ने एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंप्लीट रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन दर्पण पर आते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं बेटा? कि जबकि समतल कांच की पट्टिका पर या वक्रित कांच की पट्टिका पर एक पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाती है तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, परावर्तन का कार्य करता है। इस प्रकार निर्मित संरचना को दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है अपन दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार पृष्ठ के आधार पर होते हैं।
किसके आधार पर होते हैं? पृष्ठ के आधार पर। पृष्ठ के आधार पर परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या था बेटा अपने पास में? समतल दर्पण, और दूसरा क्या था अपने पास में? गोलीय दर्पण। दूसरा क्या था? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ी बेटा अपन ने। समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ी, क्या पढ़ी? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरी विशेषता क्या पढ़ी? सीधा होता है, वस्तु के समान होता है। तीसरी विशेषता क्या पढ़ी? कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु स्थित होती है, ठीक उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चौथी विशेषता क्या पढ़ी थी बेटा अपन ने? बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी कि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये समतल दर्पण की विशेषता थी। इसके बाद बेटा पढ़ाए गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ कहलाता है, अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ क्या कहलाता है? अवतल पृष्ठ कहलाता है। तो इस पृष्ठ के आधार, अंदर की ओर वक्रित और बाहर की ओर वक्रित के आधार पर ही गोलीय दर्पण को दो प्रकार होती है। गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक क्या हुआ? अवतल दर्पण, और नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि वह गोलीय दर्पण जिसका अवतल पृष्ठ परावर्तन का कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। या दूसरा एक बात कहें कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो, तो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके बाद में बेटा अपन नेक्स्ट परिभाषा पर आए। क्या उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर स्वयं पर आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आए थे बेटा अपन, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर स्वयं पर आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात दूर दूर फैला देता है, अपसारित करे देता है। इसीलिए अब तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास।